Welcome everyone on our Civil Tech by ND YouTube study channel. This is part 5th of Concrete Technology. Here we will provide best 100 plus previous year objective questions. It is very helpful for all civil competitive exams. It is presented by myself, Dev sir. जैसा सभी व्यूअर्स जानते हैं कि हम सेपरेट सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो है 100 प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। जैसा कि डीसीएस सर्वे एस्टिमेशन कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट फिफ्थ अब चल रहा है। बेसिकली ये भी 100 प्लस जो है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज हम फ्री कर देंगे, इसे भी फिनिश कर देंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको सारे सब्जेक्टों का 100 प्लस प्रीवियस ईयर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो आपको मिल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपका जो है सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम अगर आपका सपोर्ट बना रहे, आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम 500 प्लस की सीरीज भी लेके आने वाले हैं और कुछ और बेहतरीन नया करने वाले हैं बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न देते हो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्यू टू सर्कमफेरेंशियल एक्शन ऑफ द स्पाइरल इन अ स्पायरिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम। जनरली जो आपका कॉलम है उसमें अगर स्पायरली सपोर्टेड देख रहे हैं, उसमें कहीं स्पायरली रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बेसिकली सर्कमफेरेंशियल एक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। तो पहला ऑप्शन है कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इज डिक्रीज्ड। क्या कॉलम की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी है डक्टिलिटी ऑफ कॉलम रिड्यूस्ड। क्या कॉलम की डक्टिलिटी रिड्यूस होगी। ऑप्शन सी कैपेसिटी ऑफ कॉलम इज डिक्रीज्ड बट डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज्ड। ऑप्शन डी है बोथ द कैपेसिटी ऑफ कॉलम एंड डक्टिलिटी ऑफ कॉलम इंक्रीज। देखिए जनरली क्या होता है, जो हमारा कॉलम है, अगर हम कॉलम में कभी भी स्पायरली रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं स्पायरली, तो वहां पर जो कैपेसिटी होती है या फिर बोले स्ट्रेंथ या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम विल बी इंक्रीज अप टू 5%। और सिंपली कॉलम से उसका जो है 5% स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे हम, कैपेसिटी ऑफ कॉलम विल इंक्रीज एंड ऑल्सो इंक्रीज द ductility because they provide the more reinforcement as the normal column. So according to this statement, option D is the correct answer of question number 1. Got it? Next question number 2, maximum percentage reinforcement in case of slab is limited to। ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जनरली कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज रिइंफोर्समेंट का क्या होगा स्लैब में अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, उसकी लिमिट क्या है, लिमिटेड। तो वो आपका मैक्सिमम कितना होता है, 4% होता है। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल इज सुटेबल फॉर हाइट्स बियॉन्ड 6 मीटर। अगर कोई आप रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं और अगर उसकी हाइट जो है 6 मीटर तक है, 6 मीटर हाइट का है, तो ऐसी कौन सी रिटेनिंग वॉल है जिसको हम मैक्सिमम 6 मीटर की हाइट तक जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो जो आपका रिटेनिंग वॉल होता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल। हियर तो देखो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग टाइप वॉल जनरली किस तरह की होती है जरा समझें। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग टाइप अगर हम मान लो कहीं रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, कहीं कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो वॉल आपकी इस तरह की होती है। ये कोई सपोज वॉल है, इस तरह का हम क्या करते हैं जनरली यहाँ पर फुटिंग प्रोवाइड करा देते हैं इस तरह का। ये जो है बॉल होगा यहाँ पर थोड़ा सा ये नैरो बन गया, बेसिकली क्या होगा इस तरह से वाइडर रेंज का होता है इस तरह से, ठीक। तो ये जो आपका जनरली बॉल है आप देख रहे हैं, ये जो बॉल, ये मान लीजिए बॉल्स हैं इसकी बेसिकली। तो ये जो बॉल है बेसिकली ये क्या है आपका, ये जो काउंटर रोटेटिंग टाइप बॉल है जनरली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली, इसमें थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर आपका 3 कैंटिलीवर बीम्स, बेसिकली 3 कैंटिलीवर्स आपको देखने को बोलते हैं। 1 कैंटिलीवर ये है, नेक्स्ट ये आपको देख रहे हैं कैंटिलीवर 2 है, और जनरली ये आप कैंटिलीवर देख रहे हैं, ये कैंटिलीवर 3 है। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आता है कि भाई जो आपका काउंटर रिटेनिंग टाइप रिइंफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वॉल has a number of cantilevers, so there will be 3 cantilevers, right? According to this question, option C is the correct answer, question number 3. Next question number 4, for the design of retaining walls, the minimum factor of safety against overturning is taken as। देखिए
बेसिकली आपका जो रिटेनिंग वॉल होता है उसमें कई तरह के फेलियर होती है जनरली, जैसा फेलियर ड्यू टू ओवरटर्निंग, फेलियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, तो जो फेलियर होता है ड्यू टू ओवरटर्निंग ऑफ द रिटेनिंग वॉल, फेलियर ड्यू टू क्रशिंग ऑफ द रिटेनिंग वॉल, फेलियर ड्यू टू स्लिपेज ऑफ द रिटेनिंग वॉल, डिफरेंट डिफरेंट आपके फेलियर मिलते हैं। तो उनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं कि भाई हमारा जो रिटेनिंग वॉल है वो कैसा हो, सेफ रही, उसमें कहीं भी किसी तरह का क्या हो, फेलियर ना हो। तो इन केस ऑफ ओवरटर्निंग हम जो बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कितना होता है, 2 होता है। इन केस ऑफ स्लिपिंग अगर होता है तो 1.4 होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर जो देख रहे हैं वो ऑप्शन बी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स इज 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अ टी सेफ रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखिए मैंने पहले ही बताया था वो टी शेप ही तो है। अभी आपका रिटेनिंग वॉल के बारे में पूछ रहा है कि भाई कहीं टी शेप रिटेनिंग वॉल है, सपोज इस तरह का कोई टी शेप है ना, टी शेप का रिटेनिंग वॉल है, आप देख रहे हैं उल्टा टी है। तो इसमें पूछ रहा है इसमें कितने जो है कंसिस्ट मेनली 1 कैंटिलीवर है या 2 कैंटिलीवर है या 3 कैंटिलीवर है, तो जनरली यहाँ पर भी क्या है 3 कैंटिलीवर, बिकॉज 1 and 2 and 3। So according to question number 5, option C is the correct answer, question number 5। Next question number 6, in T-shape reinforced concrete retaining wall। देखिए ये क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो है, इनको थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई टी शेप का रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल है, किस शेप का है, टी शेप का है रिटेनिंग जो है आपका वॉल, तो ये पूछ रहा है कि मेन रीइंफोर्समेंट इन द स्टेम इज प्रोवाइडेड ऑन, बेसिकली यहाँ होते हैं टो होता है, हील होता है, स्टेम होता है, इस तरह का आपने देखा होगा। यहाँ कोई मान लीजिए इस तरह का टी शेप का रिटेनिंग वॉल है, इस तरह से बना देते हैं, ये मान लीजिए ये है, थोड़ा सा बन गया है, इस तरह से समझिए जरा, राइट। तो यहाँ पर हम देखो बेसिकली स्टेम क्या है हमारा, ये जो मेन बॉडी है इसको हम स्टेम बोल रहे हैं, यहाँ पर टो है, यहाँ पर हमारा हील है, इस तरह से होता है ना। ये टो है बेसिकली, जहाँ मैक्सिमम प्रेशर लग रहा होगा उसे टो बोलते हैं, या मिनिमम प्रेशर होगा आपके रिइंफोर्स सीमेंट जो है रिटेनिंग वॉल पर, वो बेसिकली हमारा हील होता है, या मिनिमम प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है वहाँ पर टो होता है, स्टेम है। तो अब पूछ रहे हैं कि अगर टी शेप रीइंफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वॉल है तो मेन रिइंफोर्समेंट बेसिकली स्टेम में कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इट इज बेसिकली प्रोवाइड इनर फेस इन वन डायरेक्शन ओनली। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर of question number 6। Next question number 7, the temperature reinforcement in the vertical slab of a T-shaped RC retaining wall is, देखिए क्वेश्चंस कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में ये समझिए जो टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट का मतलब ये कह दिया गया है उसने कि मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन दैट प्लेन, या जो भी आपका प्लेन है, जो भी आपके टी शेप से रिटेनिंग वॉल है उसका जो प्लेन है उसमें मैक्सिमम जो है टेम्परेचर लगेगा, तो हम आप क्या कह रहे हैं वो बेसिकली जो है टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट है। तो किस फेस में हम बेसिकली उसको प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो जनरली जो प्रोवाइड किया जाता है वो कराया जाता है प्रोवाइड बेसिकली मोर ऑन फ्रंट फेस और देन ऑन इनर फेस। जनरली हम क्या करते हैं फ्रंट पे ज्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं देन ऑन इनर फेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ये ऑप्शन आपका जो मैंने जहां आपको दिया मार्क कर रखा है प्रोवाइड मोर ऑन फ्रंट फेस देन ऑन इनर फेस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मेन रिइंफोर्समेंट इन द हील ऑफ अ टी शेप आरसी रिटेनिंग वॉल्स इन प्रोवाइड ऑन, बेसिकली जो टी शेप रिटेनिंग वॉल है आपका, है ना, वही क्वेश्चन से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि टी से जो है रिटेनिंग वॉल है आपका, बेसिकली यहाँ पर जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है किसमें, अभी तक आप स्टेम में देख रहे थे, अब लेकिन रिइंफोर्समेंट मेन कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपका हील में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बात को समझेंगे जरा, जब भी आपका हील में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऑलवेज रिमेंबर, तो जो आपका रिइंफोर्समेंट होगा वो टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में ही है कि टॉप फेस परपेंडिकुलर टू द वॉल, बेसिकली जहां आपका टॉप फेस होगा, भाई आपका जो हील है वो आपका कहाँ है, मैंने आपको अभी हील दिखाया था बेसिकली बना के फिगर, तो वो वहां पर क्या है उसके टॉप फेस होगा, वो उसके परपेंडिकुलर टू द वॉल में रहता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल्स द मेन रिइंफोर्समेंट इन द स्टेम एट सपोर्ट इज,
किसी भी काउंटर फोर्स टाइप की रिटर्निंग बॉल है कोई, सपोज कैसी है काउंटर फोर्स टाइप रिटर्निंग बॉल है, बेसिकली हैवी स्ट्रक्चर्स होता है, तो दी मेन रिटर्निंग जो है रिइंफोर्समेंट होता है, इसमें मेनली जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं या कहीं उसका मेन रिइंफोर्समेंट जो भी स्टेम में दिया जाता है वो क्या सपोर्ट करता है, कहाँ पर सपोर्ट करता है, तो जनरली प्रोवाइड ऑन इनर फेस। अभी आप देख ही रहे थे बेसिकली कहाँ था, वो इनर फेस पे ही था, मैक्सिमम प्रोवाइड इन द इनर फेस एज दैट ऑन जो भी आपका फ्रंट पेज होता है उससे ज्यादा आप कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली इनर फेस में प्रोवाइड कराते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट द एरिया ऑफ अ फुटिंग शुड बी डिजाइन फॉर। अगर हम कहें कि भाई डिफरेंशियल सेटलमेंट आपका कैसा हो, मिनिमम उसका इफेक्ट हो, आपका फुटिंग का एरिया बेसिकली डिजाइन किया जाता है, उसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डेड लोड प्लस जो भी फ्रैक्शन ऑफ लाइव लोड होता है, जो आपका लाइव लोड बेसिकली कहाँ के किस तरह का लाइव लोड रहेगा वो उसको प्लस हम डेड लोड को क्या कर देते हैं, दोनों को दोनों का समीशन कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, मिनिमम जो है इफेक्ट होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। Question number 11, the critical section for finding maximum bending moment for footing under masonry wall is located at। तो वो बेसिकली कहाँ होगा, मैक्सिमम कहीं हम कभी क्रिटिकल सेक्शन कहाँ है आपका, किसी भी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो भी आपकी फुटिंग है कहीं मैशनरी वॉल से, बेसिकली मैशनरी वॉल की आपकी कोई फुटिंग है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ आप फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पर मैक्सिमम बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट होगा वहाँ पर। तो इस केस में मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो हाफ ए बिटवीन द मिडल एंड एज ऑफ द वॉल। जो आपका वॉल होता है उसके कहाँ होता है, हाफ ए में होता है। हाफ ए कौन सा होता है, आपका जो मिडल है बेसिकली और एज दोनों में के बीच में अगर हाफ ए है तो वहां पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम उसका जो है क्रिटिकल सेक्शन होगा, मैक्सिमम वहां पर क्या होगा, आपको बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइल डिजाइनिंग द पाइल एज अ कॉलम द एंड कंडीशंस आर नियरली। देखिए आप जानते हैं पाइल जनरली कहाँ यूज की जाती है, मान लीजिए ब्रिज स्ट्रक्चर में यूज की जा रही है, वेयर कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लूज, जहां भी सॉइल की वेयर कैपेसिटी बहुत ही लो होती है तो हम क्या करते हैं, पाइल प्रोवाइड करा देते हैं, है ना। पाइल आपका हैवी स्ट्रक्चर्स की, जब हैवी स्ट्रक्चर्स उसको पाइल को प्रोवाइड किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई ब्रिज है, ब्रिज की डेक स्लैब इस तरह से मान लीजिए, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पाइप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पाइप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ इस तरह से कोई बीम होगी, इस डेक स्लैब में क्या होगा, बीम होगी, यहाँ आप ट्रांसफर्स डाल देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डाल देते हैं, इस तरह से मान लीजिए मैंने ट्रांसफर्स ली, बीम प्रोवाइड करा दी। तो यहाँ कोई क्या होगा, पाइल इस तरह से सपोर्ट होगा, मान लीजिए पाइल है, पाइल का सपोर्ट हो रहा है। तो पाइल जनरली किस तरह से होती है, पाइल आपका सपोर्ट, जो पाइल का सपोर्ट इस तरह से देख रहे हैं आप, पाइल का जनरली सपोर्ट क्या रहता है, आप उसका एक एंड देखेंगे वो तो फिक्स होगा, बिकॉज फिक्स कहाँ है, आपने ग्राउंड में फिक्स कर रखा है, सॉइल मास से आपने उसकी प्रॉपर फुटिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पर क्या, एक तो उसका जो बेसिकली एंड है वो कैसा है, फिक्स है, तो वन एंड आपका कैसा है, फिक्स है, और दूसरा एंड जो होता है आपका वो कैसा होता है, सेकेंड एंड या जो दूसरा एंड बेसिकली वो कैसा होता है, आपकी जो क्रॉस बीम्स हैं या जो वहां पर डेक बीम लगाई गई उन बीम्स में क्या होता है, वो एज अ हिंज फिट किया जाता है, वहां हिंज सपोर्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पाइल आपका यूज होता है उसमें वन एंड इज द फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज्ड, राइट। Question number 13, the recommended value of Maurer ratio for brickwork is। ब्रिकवर्क के लिए रिकमेंडेड वैल्यू क्या होती है मॉडुलर रेशियो की, क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरा समझेंगे। रिकमेंडेड वैल्यू अगर पूछते हैं बेसिकली ब्रिकवर्क के लिए तो ध्यान रखें, अगर रेगुलरली सपोर्ट ऑफ वॉल है या थ्रू आउट सपोर्ट ऑफ वॉल कहीं बेसिकली वॉल का थ्रू आउट सपोर्ट है या फिर रेगुलरली सपोर्ट है वॉल का, तो यहाँ पर बेसिकली जो मॉडुलर रेशियो होता है ब्रिकवर्क के केस में वो होता है कैसा, 30, ठीक है। अगर रेगुलरली सपोर्ट नहीं है, थ्रू आउट वॉल का सपोर्ट नहीं है, तो इस केस में आपका जो है मॉडुलर रेशियो कितना होगा, 20 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ISI रिकमेंडेशन, आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट रिकमेंडेशन है ये, ISI का मतलब यहाँ पर क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो भी आपके उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग the maximum depth of stress block for valence section for a beam of effective depth D is। देखिए जो भी बैलेंस सेक्शन होगा आपका उसके लिए अकॉर्डिंग ISI जो भी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होती है उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो भी कोड डिजाइन करती है बेसिकली उसके आधार पर जो इफेक्टिव डेप्थ हम लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए बेसिकली जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 0.43 × T।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14. Question number 15. The design yield stress of steel according to IS 456 और 9078. 456 और 9078 के अकॉर्डिंग आप जानते हैं यहाँ डिजाइन यील्ड स्ट्रेस पूछा गया है, तो ऑलवेज रिमेंबर डिजाइन यील्ड स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू IS 456 9078 फॉर स्टील इज 0.87 F/. तो डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15. Question number 16. The limits of percentage P of the longitudinal reinforcement in a beam is given by. बीम में मैक्सिमम मैंने आपको बताया था जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 4% प्रोवाइड कर देते हैं, तो यह वेरिएशन क्या रहेगा, P इज द परसेंटेज ऑफ द रिइंफोर्समेंट. तो इसका जो P का वैल्यू रहेगा या फिर वेरिएशन ऑफ द रिइंफोर्समेंट जनरली कितना रहेगा, 0.8% से लेके 4% रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी. बेसिकली व्हिटनी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी व्हिटनी थ्योरी बेसिकली यूज हुई है आपके कंक्रीट में, तो उसके अकॉर्डिंग अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है कंक्रीट में, कितनी अज्यूम की जाती है. तो बेसिकली वो अज्यूम की जाती है 0.3%. कितनी अज्यूम की जाती है, 0.3%. जैसा आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस में वैल्यू पूछी जाती है स्ट्रेन की वैल्यू आपके कंक्रीट के लिए कितनी होती है. 0. हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली 0.03 देखते हैं. तो यहाँ बेसिकली यही है कि आपका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 0.3% होता है. तो 0.003 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17. तो यहाँ 0.3% होगा. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर अ यहाँ बेसिकली है, ये है एक. तो बैलेंस सेक्शन फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ ए कंक्रीट बीम इज लिमिटेड. बेसिकली अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी जो आपके स्ट्रेस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम जो है बैलेंस सेक्शन के केस में जो डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की होती है या फिर स्ट्रेस ब्लॉक के केस जो डेप्थ होती है बेसिकली जो यूज करते हैं डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर द बैलेंस सेक्शन किसी भी कंक्रीट बीम के केस में. तो इसके केस में जनरली जो यूज की जाती है, देखिए यहाँ पर बेसिकली कोई ग्रेड नहीं दे रखा है. स्टील के ग्रेड पे बेसिकली ये डिफाइन की जाती है. तो यहाँ पर स्टील का ग्रेड नहीं है, तो जनरली क्या है वो माइल्ड स्टील प्रोवाइड करा रहा है. क्या कर रहे हैं, जनरली माइल्ड स्टील प्रोवाइड की जा रही है. तो इन केस ऑफ माइल्ड स्टील क्या होता है, 0.53D होता है. 0.53D माइल्ड स्टील का मतलब क्या है, Fe 250 यूज किया जा रहा होगा यहाँ पर, राइट. Fe 250 यूज किया जा रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग 0.53 इंटू डी बेसिकली आपका वैल्यू रहेगा. अगर कहीं वो H/SD बार कह देता, मान लीजिए Fe 415 लिख देता ग्रेड या फिर H/SD बार कह देता, कि इसके केस में आपका वैल्यू जो होता है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक का फॉर बैलेंस सेक्शन, तो यहाँ पर 0.480D होता है, राइट. अगर यहाँ पर Fe बेसिकली Fe 500 होता, मान लीजिए स्पेशली जो ग्रेड है उसमें मेंशन करती है कि भाई Fe 500 HOSD बार के लिए जो है डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की बैलेंस सेक्शन ऑफ अ कंक्रीट बीम के केस में लिमिटेड वैल्यू कितनी होती है, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो 0.46D होती है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओनली, राइट. Question number 19. The load factors for live load and dead load are taken respectively. लोड फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है, जहां भी हम बेसिकली लाइव लोड ले रहे हैं, लाइव लोड के लिए लोड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है एंड आपके डेड लोड के लिए क्या होती है. तो ये बेसिकली लाइव लोड के लिए 2.2 होती है और डेड लोड के लिए 1.5 होती है. तो यहाँ पर 2.2 एंड 1.5 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 20. अ बीम कर्व इन अ प्लान इज डिजाइंड फॉर. उनको जनरली बीम प्रोवाइड या जनरली बीम डिजाइंड फॉर resist the bending movement and when you have to provide the shear reinforcement and resist shear, right. What आप बीम कर्व बेसिकली कर्व बीम दे रहे हैं, किसी भी इस तरह का बीम देख रहे हैं, वो कर्व बीम है, किसी भी प्लान में उसे देख रहे हैं एज अ कर्व बीम है, तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू रेजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट, shear and torsion also. So option D is the correct answer question number 20. Next question number 21. The maximum value of hoop compression in a dome is given by. मैक्सिमम वैल्यू हुप कंप्रेशन का क्या होगा, वो बेसिकली यहाँ देखें हुप स्ट्रेस की बात हो रही है बेसिकली. तो हुप कंप्रेशन मतलब हुप स्ट्रेस, तो इसके केस में जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, W × R/2D, राइट. अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात होती तो आप क्या करते, WR अपॉन क्या कर देते, 4D कर देते इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द डोम, राइट. तो ये आपका WR/4D हो जाता.
अगर आपका हुप स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछी गई सिर्फ डोम में, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है, WR/2D, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, in a spherically dome the hoop stress due to a concentrated load at ground is। तो याद रखिएगा, इट इज बेसिकली कंप्रेशन एवरीवेयर। ये बेसिकली क्या होती है, क्वेश्चन बेसिकली एक बार दोबारा से रीड करते हैं। क्वेश्चन है इन अ स्पेरिकली डोम, कोई स्पेरिकली डोम है जनरली आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है कि द हूप स्ट्रेसेस ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड के ड्यू टू पूछा गया है जनरली हूप स्ट्रेसेस, तो इसके केस में वो टेंसाइल एवरीवेयर होगा, राइट। अगर यहीं पर कहीं यूडीएल हो जाता तो इसके केस में कैसा होता बेटा, आरसी के केस में आपका जो है कंप्रेसिव एवरीवेयर हो जाता। यहाँ पर यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, अगर देखना है यूडीएल के केस में तो कंप्रेसिव एवरीवेयर हो जाता है, अगर आपका जो है कंसंट्रेटेड लोड है तो टेंशन एवरीवेयर हो जाएगा। नाउ वी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द पर्पस ऑफ रिइंफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के केस में अगर हम कहें कि भाई रिइंफोर्समेंट का पर्पस क्या है बेसिकली प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, तो जनरली इट इज यूज्ड टू इंपार्ट द इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट। कंक्रीट में जो इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस आया है उसको इंपार्ट करे, बेसिकली उसको रजिस्ट करे, उसको रिड्यूस करे। तो बेसिकली यहाँ पर हम कहें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मली प्री स्ट्रेस वायर आर अरेंज इन द। जो नॉर्मली प्री स्ट्रेस वायर प्रोवाइड किया जाता है, प्री स्ट्रेस वायर के फॉर्म में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं प्री स्ट्रेस में, बेसिकली आप टेंडन यूज कर लेते हैं, है ना, बार्स यूज कर लेते हैं, वायर्स यूज करते हैं, केबल्स यूज करते हैं फॉर द टेंशन। तो इसके केस में अगर हम देखें यहाँ प्री स्ट्रेस वायर आप अरेंज कर रहे हैं किसी भी बीम में, तो जनरली आपको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, इट इज बेसिकली प्रोवाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 25, एयर एंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज। अगर किसी कंक्रीट में एयर एंट्रेनमेंट इंक्रीज हो रहा है या फिर बोले एयर के वॉइड्स या फिर एयर वॉइड्स इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी कंक्रीट में, तो ऐसे केस में क्या होता है, वर्केबिलिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंक्रीट इंक्रीज वर्केबिलिटी बट रिड्यूस द स्ट्रेस, बट रिड्यूस द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस होगी, वर्केबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। और एयर एंट्रेनिंग अगर एजेंट का क्वेश्चन आता है कि विच नेम ऑफ द एयर एंट्रेनिंग एजेंट, तो नेम जो है एयर एंट्रेनिंग का वो एल्यूमिनियम पाउडर है, या फिर बोले हम एल्यूमिनियम पाउडर। बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से आप देख लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए है वर्केबिलिटी, इंक्रीज वर्केबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। थैंक यू गाइस, थैंक यू वीवर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने 100 प्लस की मुहिम चलाई थी कि भाई 100 प्लस जो है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारी सीरीज है, उसे हम चला रहे थे कंटिन्यूस। तो हमने इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस देखे थे वो कितने थे आपके 25 थे। तो हमने 105 क्वेश्चंस या फिर 105 क्वेश्चंस आपके जो है कंप्लीट कराती हैं। 100 प्लस जो है हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बेस्ट से बेस्ट 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के हम लेके आने वाले हैं आपके लिए। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपना सपोर्ट देते रहें। अगर किसी भी तरह का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।